नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट जो कि करंट अफेयर्स की दुनिया में है और जिसे सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज़ वेबसाइट्स कवर कर रहे हैं। वो है जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में कि ये शुरुआत हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3 की। जी हाँ, तो आखिर ऐसी क्या बात है जो इन्होंने ये कमेंट किया है? कौन है जॉर्ज सोरोस और क्या है वो इस कमेंट के पीछे उनकी मंशा? इस बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जॉर्ज सोरोस हैं एक हंगरी बॉर्न और अमेरिकन बेस्ड बिज़नेसमैन हैं। इन्होंने हाल ही में एक कमेंट पास किया है कल ही अपने ट्विटर पे, और जिसके बाद सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, मीडिया हाउसेस उस स्टेटमेंट को कवर करने में लग गए, जो कि था कि यूक्रेन और रशिया की वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि पुतिन उसमें इन्वॉल्व हैं, शी जिनपिंग भी अभी उन्होंने हाल ही में जो क्वाड समिट हुआ था जापान में, उस वक़्त एक ऐसी हरकत की जिसकी वज़ह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहले, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि इन्होंने वार्निंग दी है कि भई सिविलाइज़ेशन ख़त्म हो सकती हैं इस वॉर की वज़ह से, क्योंकि ऑलरेडी 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। अब कुछ कंट्रीज़ रशिया के सपोर्ट में हैं, कुछ कंट्रीज़ यूक्रेन के सपोर्ट में हैं, और एक बार अगर इन कंट्रीज़ के बीच में ये बाकी की जो कंट्रियाँ जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो गईं, और अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद इसको रोकना काफ़ी मुश्किल होगा और सिविलाइज़ेशंस ख़त्म हो जाएँगी, ऐसा इन्होंने कहा है। और सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये जॉर्ज सोरोस हैं कौन? आपने काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा, बट आज हम इनके बारे में थोड़ी-सी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो ये यूएस बेस्ड एक बहुत बड़े बिलियनियर बिज़नेसमैन हैं। इन्होंने ट्यूसडे को ये स्टेटमेंट दिया, सिविलाइजेशन मे नॉट सर्वाइव रशियाज़ इन्वेशन of Ukraine, but said Europe could have a stronger position against President Vladimir regarding gas than it realizes. तो यूरोप को इन्होंने बोला है कि भैया आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, आप अच्छे से नेगोशिएट कीजिए, क्योंकि रशिया अल्टीमेटली जो पैसा बना रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, उसके पास वो ऑयल और गैस की सप्लाई को बेचकर ही आ रहा है, जिससे वो इस वॉर को कंटिन्यू रखे हुए है अब 3 महीने के बाद भी। तो अगर इन जो यूरोप है अगर उससे नेगोशिएट करता है, तो हो सकता है कि इस नेगोशिएशन की वजह से इस वॉर को रोकने में मदद मिले। फिर उन्होंने आगे कहा, इन हिज ट्रेडिशनल डिनर स्पीच ऑन द साइडलाइंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द स्विस माउंटेन टाउन्स ऑफ डावोस, डावोस जो है जगह है, वहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो ये हंगरियन बॉन्ड इन्वेस्टर और फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, काफ़ी समाज सेवा करते हैं, काफ़ी डोनेशन देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि शेकन यूरोप टू इट्स कोर, जब जो लड़ाई है उसने यूरोप को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और काफ़ी हिला दिया है, और द इन्वेजन मे हैव बीन द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ आवर सिविलाइजेशन मे नॉट सर्वाइव इट्स थ्रोस इट। तो उन्होंने कहा है कि भाई हो सकता है आप सर्वाइव ना कर पाएँ, इतना जो है बुरा असर होगा इस वॉर का। वी मस्ट मोबिलाइज ऑल आवर रिसोर्सेज टू ब्रिंग द वॉर टू एन अर्ली एंड, हमें अपने जितने रिसोर्सेज उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा इस वॉर को रोकने के लिए। और जो सबसे अच्छा, द बेस्ट एंड परहैप्स ओनली वे टू प्रिजर्व आवर सिविलाइजेशन इज टू डिफीट पुतिन एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको बचना है, अपनी सिविलाइजेशन बचानी है, तो आपको जल्द से जल्द पुतिन को हराना होगा, इन्होंने ऐसा कहा। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस आखिर है कौन। तो ये इनका जन्म जो है वो 1930 सन 1930 में हुआ था, 12 अगस्त, और हंगरियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेसमैन है ये, और काफ़ी जाने जाते हैं अपनी फिलांथ्रोपी, अपनी समाज सेवा और अपने डोनेशन के लिए। और अभी मार्च 2021 तक उनकी जो नेटवर्थ है वो 8.6 बिलियन से के आसपास है, जो और 32 बिलियन से ज़्यादा डोनेट कर चुके हैं। इनकी एक सोसाइटी फाउंडेशन भी है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसका भी आपने नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली एक एनजीओ है जो अलग वेरियस टाइप के सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं और उनमें मदद करते हैं लोगों की, जैसे फ्री स्पीच हो गया, और डोनेशन हो गया, फूड डोनेशन हो गया, और चीज़ें हो गई। तो उसमें ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और इस इनकी जो ये जो 32 बिलियन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इसमें से 15 बिलियन हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, रिप्रेजेंटिंग 64% ऑफ हिज ओरिजिनल फॉर्च्यून। तो 64% ऑफ हिज, उनके वो जो जितना फॉर्च्यून था, उनका जो भी संपत्ति थी उनकी, वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और फोर्ब्स में इनको कहा जाता है द मोस्ट जनरस गिवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। तो मतलब जितनी इनकी नेटवर्थ है उसके मुकाबले उससे ज़्यादा इन्होंने परसेंटेज वाइज डोनेट कर दी है। तो बूडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था, ज्यूइश फैमिली में, और ऐसा कहा जाता है कि जब
नाज़ी ऑक्यूपेशन ऑफ हंगरी एंड मूव टू द यूनाइटेड किंगडम इन 1947। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस वक़्त ये वहाँ से निकल के यूके में आ गए थे और उसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी जो है बीएससी इन फिलॉसफी 1951 में कंप्लीट की और मास्टर्स साइंस डिग्री कंप्लीट की अपनी फिलॉसफी में 1954 में। उसके बाद इन्होंने बिजनेस करियर स्टार्ट किया, छोटे-मोटे जॉब्स किए बैंक्स में और काफ़ी जगह पे यूके में और यूएस में। उसके बाद इन्होंने अपना खुद का हेज फंड शुरू किया डबल ईगल नाम से 1969 में। और इस यहाँ से इस बिज़नेस से उनको जो भी प्रॉफ़िट हुआ उन्होंने वो सारा पैसा जो था उसको सोरोस फंड मैनेजमेंट जो है सेकंड हेज फंड में लगाया शुरू करने में। और उसके बाद 1970 में जो इनका डबल ईगल वाज रीनेम्ड टू क्वांटम फंड एंड वाज द प्रिंसिपल फर्म सोरोस एडवाइस। तो ये बेसिकली एडवाइजरी का बिजनेस करते थे और उसके बाद स्टॉक मार्केट में इन्होंने कदम रखा, फिर धीरे धीरे इन्होंने काफ़ी पैसे बनाए। 2011 तक इनके जो 25 बिलियन से ज़्यादा का बिजनेस ये कर चुके थे एकदम। और जो ओवरऑल था इनकी टोटल नेटवर्थ का। और इनको ऑल्सो द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट क्या करते थे, शॉर्ट करते थे स्टॉक मार्केट में। तो पहले ये मतलब खबर फैलानी कि स्टॉक मार्केट गिर जाएगा और उसके बाद उसको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करना क्या होता है, ये वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएँगे जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। बेसिकली आप शॉर्ट करने का मतलब होता है कि आपने पहले से ही किसी स्टॉक को बेच दिया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उसके प्राइस गिरने वाले हैं, तो जो प्राइस मार्केट में था उस पे आपने बेच दिया। तो इन्होंने इस तरह की स्पेकुलेशंस फैलाई वहाँ पे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और उसके बाद मार्केट को शॉर्ट कर दिया। तो उससे इन्होंने बहुत पैसा बनाया था। और शॉर्ट सेल ऑफ यूएस 10 बिलियन वर्थ ऑफ पाउंड स्टर्लिंग व्हिच मेड हिम अ प्रॉफिट ऑफ 1 बिलियन का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था। 1992 ब्लैक वेंसडे यूके करेंसी क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस था। Based on his early studies of philosophy, Soros formulated the general theory of reflexivity for capital market। उसके बाद इन्होंने अलग-अलग थ्योरी मार्केट में इंट्रोड्यूस की, बबल एंड फंडामेंटल मार्केट वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये बेसिकली इनका एक जो दूसरा साइड है, ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ये ओपनली कहते हैं कि ये लिबरल और जितनी भी लेफ्ट लीनिंग पार्टीज हैं या जो भी लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स करते हैं लोग, ये उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये उसी के लिए अपना मतलब काफ़ी बड़ा हिस्सा एक डोनेट भी करते हैं अपनी फाउंडेशन के थ्रू, जो जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है। बिटवीन 1979 एंड 2011 ही डोनेटेड मोर देन 11 बिलियन टू वेरियस philanthropic causes by 2017। हिज डोनेशन ऑन सिविल इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब गरीबी को कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, लोगों को स्कॉलरशिप देने के लिए, जो पढ़ते हैं बच्चे बाहर जाके अराउंड द वर्ल्ड 12 बिलियन से ज़्यादा इन्होंने डोनेट किया है। और इनका जो मेजरली जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है वो मीडिया के अंदर है। जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनके अंदर काफ़ी बड़ा इनका स्टेक है। तो इसी वजह से इनको एक बहुत पावरफुल इंसान कहा जाता है वर्ल्ड में, क्योंकि ये डिसाइड कर सकते हैं कि मीडिया में क्या न्यूज़ जाएगी, क्या न्यूज़ नहीं जाएगी, मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को मीडिया के थ्रू। तो काफ़ी इनका हाथ रहता है इस चीज़ों में, और इस वजह से इनकी काफ़ी अहमियत मानी जाती है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। और he influenced the collapse of communism in Eastern Europe in the late 1980s and early 1990s and provided one of Europe's largest higher education endowment to the Central European University in his Hungarian hometown। तो आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ था यूरोप में, उसमें भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ था। His extensive funding of political causes has made him a bugaboo of European nationalists। इनको एक नया नाम दिया गया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट पब्लिश की थी 2018 में इनके लिए कि कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज अबाउट हिम हैव गॉन मेन स्ट्रीम, के इनके बारे में जो भी अफवाहें थी वो काफ़ी हद तक सच नज़र आ रही हैं कि ये मतलब किसी भी पार्टी को कॉर्नर कर सकते हैं। टू नियरली एवरी कॉर्नर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी न्यूमरस अमेरिकन कंजर्वेटिव्स हैव promoted false claims that characterize Soros as a singular dangerous puppet master behind many alleged global plots। तो इस तरह से इनके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएँ चलती रहती हैं। और ये आपने देखा होगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए भी इन्होंने कई बार स्टेटमेंट दिया है कि मोदी इज़ क्रिएटिंग अ हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट। और एक बार इन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा था कि ये आप देख सकते हैं 24 जनवरी 2020 का इनका ट्वीट है। इन्होंने ये भी कहा था कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उस वक़्त दौरान इन्होंने कहा था कि भाई मुस्लिम्स को बहुत डराया जा रहा है या उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हालाँकि उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी, क्योंकि
सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट से किसी की सिटीज़नशिप जा नहीं रही थी, वो सिटीज़नशिप देने का एक्ट था। तो उस तरह की अफ़वाहें फैली और इन्होंने काफ़ी ये एंटी गवर्नमेंट रहते हैं, जो अभी करंटली गवर्नमेंट है और इसी वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो ये वॉर हुआ है, अगर इसमें और भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाएँगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, इनको देखते हुए और भी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे मैक्रोन है, इन्होंने भी वार्निंग दी यूएस को कि भैया आप इतना ह्यूमिलिएट मत कीजिएगा रशिया को कि आने वाले समय में उसे रोकना मुश्किल हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब जब भी कुछ ऐसा कई सारे देश जब एक वॉर होती है, जैसा आप अभी देख रहे हैं कि फूड क्राइसिस चल रहा है और ऑयल और गैस क्राइसिस चल रहा है, तो जब भी किसी भी देश में कोई ऐसे क्राइसिस होने लगते हैं, फूड क्राइसिस या किसी भी तरह के लोग सवाल करने लगते हैं गवर्नमेंट से, तो क्या होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कोई युद्ध छेड़ देती है। जैसे चाइना तो इस बात के लिए फेमस है कि भाई कोई युद्ध कर देना या किसी भी देश के साथ आप वॉर स्टार्ट कर देना, ताकि लोगों का ध्यान बेसिक मुद्दों से हटकर और देशभक्ति की तरफ आ जाए, उनको उनके मन में ये भावना पैदा हो जाए कि भई अपने घर अपने देश के मसले हम बाद में देखेंगे, अभी जो युद्ध चल रही है बस हमें हमारे देश को ये जीतनी है। तो इन्होंने उस मद्देनज़र से उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये वार्निंग दी है और मैक्रोन ने भी यहाँ पर यूएस को वार्निंग दी कि भैया आप इतना ह्यूमिलिएट मत कीजिएगा रशिया को कि वो फिर उसे फ़र्क ही ना पड़े इस बात से कि युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा, और वहाँ के लोग भी फिर यही सोचने लग जाएँ कि भई देखा जाएगा जो होगा, सबसे पहले आप ये इस लड़ाई को जीतिए। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। हर कोई बोल रहा है, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देश भी बोल रहे हैं और जॉर्ज सोरोस का भी स्टेटमेंट आया है, लेकिन हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। अब बाइडेन के आने के बाद एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल गई हैं यूएस की पॉलिटिक्स में। अब एक तरफ उनको सब चेतावनी दे रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, लेकिन वो बिल्कुल ऑपोज़िट कर रहे हैं। एक तरफ तो यूक्रेन को वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, रशिया को वो ऑलरेडी इतने सैंक्शंस लगा चुके हैं और अब एक नई सैंक्शन जो है, या आप कह सकते हैं एक नई रोक उनका उनकी तरफ से बयान आया है कि भई जो रशिया की जो डेब्ट पेमेंट एग्ज़म्पशन है उसको भी वो एंड कर देंगे, कि मतलब रशिया ने जो डेब्ट ले रखा है कि भई आप हमें इतना पैसा दे दो। हर कंट्री लेती है, थोड़े कभी-कभी समय-समय पर लेते रहते हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए और उसके बदले में 2-4% जो है आप हमसे लेते रहिएगा, इंटरेस्ट ले लीजिए, उसे इंटरेस्ट समझ लीजिए या कुछ भी रीपेमेंट समझ लीजिए। तो अब उसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी और अगर ऐसा चलता रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है फिर एक पॉइंट पे अ, जो बर्दाश्त करने की ताकत होती है वो किसी भी कंट्री की या किसी भी लीडर की खत्म हो जाती है। और वो काफ़ी हद तक अब रशिया को फ़र्क पड़ नहीं रहा है उस चीज़ से। तो वो आपने देखा होगा अभी जो क्वाड समिट हुई थी जापान में, तो उस वक़्त रशिया और चाइना ने जो अपने न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर जेट्स हैं वो फ्लाई करे वहाँ पे जापान की फ्लाइंग ज़ोन तक होके वो वापस आ गए। तो अगर ये सब चलता रहा तो ज़ाहिर-सी बात है कि ना तो रशिया को फ़र्क पड़ेगा, और चाइना तो पहले भी इन चीज़ों में आगे रहा है कि भई जब भी जनता सवाल करना शुरू करे तो आप किसी देश के साथ युद्ध छेड़ दीजिए, जनता में देशभक्ति की भावना जागृत हो जाएगी, वो सवाल नहीं पूछेंगे आपसे और जो मुद्दे थे वो शांत हो जाएँगे और क्राइसिस तो हो ही रहा है, वो चल ही रहा है। तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा नहीं लोगों का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर कैपेबल हो गई हैं, और अगर इस रशिया यूक्रेन वॉर में बाकी कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये बहुत बड़ा जो है ब्लंडर हो जाएगा सिविलाइज़ेशंस के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसका परिणाम हम वर्ल्ड वॉर 2 में देख चुके हैं, जब जापान में हिरोशिमा में नागासाकी में एटम बम और न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे तो क्या हुआ था। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस की जो वार्निंग है वो काफ़ी हद तक चिंताजनक है, सोचने लायक है, और मुझे लगता है कि इस बारे में सारे देशों को मिलके अ, विचार-विमर्श करना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए और इस जो युद्ध है इसे जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इसमें काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, और आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले नोटिफ़िकेशन पहुँचे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।